हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। हम मौजूद हैं तालबेहट के माँ सबरी छात्रावास में, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ गरीब बच्चों के लिए ये छात्रावास है। उनके पढ़ने के लिए यहाँ पर उनको सुविधाएं दी जाती हैं और ये जो संबंधित है भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से ये संबंध है। सेवा समर्पण संस्थान तालबेहट और यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार हेल्थ कहें चाहे हम तो हेल्थ कहें चाहे शिक्षा कहें चाहे हम धर्मांतरण की, जो इस समाज में आज सबसे बड़ी कुरीति फैलती जा रही है। लोग धर्मांतरण कर लेते हैं जो कि लोअर कास्ट में काफ़ी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको भी ये रोक रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदुत्व को बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष हूँ और हमारी वनवासी कल्याण आश्रम 1952 में इस्टाब्लिश हुआ जसपुर में, छत्तीसगढ़। वहाँ से अब तक काम कर रहे हैं और जनजाति क्षेत्र में विद्या के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में हो, उनके एनलाइटमेंट यानी जितने भी श्रद्धा जागरण कराते हुए उनके संस्कृति के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो। सर आपको काम करते वक्त कितना वक्त हो गया इस? यदि मैंने तो पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर ज्वाइन होके एडिशनल लेबर कमिश्नर रूप में रिटायर हूँ 12 से, लेकिन मैं संघ से बचपन से संघ से जुड़ा हूँ। मैं जब 10वीं पढ़ रहा था आदिलाबाद में राणा प्रताप सिंह के शाखा में ज्वाइन होके, वहाँ से मुझे संघ से परिचय है और मैं सरकारी नौकरी में ज्वाइन होने के बाद एक्टिव काम नहीं कर पाए। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद 2012 में, जब से पहले मैं प्रांत अध्यक्ष था, तेलंगाना प्रांत अध्यक्ष, फिर उसके बाद मुझे ला रहने से हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। ये अपने समाज के संबंध के जितने भी केसेस हो, ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट में भी हम लोग डालते हैं। और मैं अभी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष हूँ, मैं एक, और दूसरा सत्येंद्र सिंह बोल पे और एक उपाध्यक्ष हूँ रांची से, और हमारे अध्यक्ष रामचंद्र खराड़े राजस्थान से, उन्होंने भी एडिशनल कलेक्टर थे रामचंद्र खराड़े जी। तो अभी हम तीनों भी जनजाति है और जनजाति क्षेत्र में जाने के बाद उनके बारे में हम क्या काम कर रहे, किस तरह और आगे कर सकते, तो उनसे जोड़ते हुए हम उनका यानी संस्कृति, परंपरा, देवी देवताओं के बारे में समझा रहे और हम क्या है, भारत देश क्या है, ये पूरा हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी जनजाति कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं दिख रही। यानी लोग हैं कुछ जो जनजाति जिनका आप बात कर रहे हैं, जिनको आप जोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि दूसरे धर्म के लोगों ने प्रलोभन देते हैं और धर्मांतर की तरफ झुक जाते हैं। हाँ, अभी आप तो जानते जनजाति लोग तो शहरों में कम रहते हैं, यानी कुछ जॉब मिलना या नहीं तो कुछ छोटे छोटे कामों के लिए आते हैं, तो लेकिन 99% गाँवों में नहीं तो पहाड़ों में रहते हैं और कम्युनिकेशन उतना नहीं होता और अलग अलग भाषा होते हैं। अभी अपने देश में 750 जनजाति हैं और उनके भाषा अलग होता है, थोड़ा परंपरा अलग होता है, लेकिन सभी भारतीय संस्कृति के भाग है। तो जो अलग दूर रहने से वे थोड़े धर्मांतर ग्रुप क्या करते, उनके पास जाके कुछ बहकाते, यानी आप लोग इतने दिन से हनुमान जी का पूजा कर रहे या तो शंकर पार्वती पूजा कर रहे, लेकिन आप में अब तक कुछ उन्नति नहीं दिखाई दे रही, इसलिए आज हमारे तारा बोल उस तरह उनको बहका रहे। तो उस तरह नहीं है, हमारे जितने भी सरकार के स्कीम्स भी हो उनके बारे में बता रहे। कुछ समस्या है तो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के सहारा ले लो। हमारे जो ग्राम समिति होता है, मंडल लेवल पे समिति होता है, जिला लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे, तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हूँ उनसे उनको जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रोजगार के पे भी रोजगार, ऐसी शिक्षा रोजगार भी कर सकते। हाँ, वो भी टेकअप कर रहे। अभी मैंने कहा ना ग्राम सभा बोल के, तो हर गांव में ग्राम सभा होता है। हाँ, तो ग्राम सभा के नीचे जितने भी NRGP के कार्ड सभी 250 तक उनको मजदूरी देना चाहिए, लेकिन काम नहीं होता और पैसे उठाते और बीच में पैसा थोड़े क्या बोलते अटेंडेंस देके पैसे ले जाते। तो उनको भी हम लोग एजुकेट कर रहे कि आपके लिए कौन सा काम लेना चाहिए, कौन सा रोड डालना चाहिए, कहाँ पे पानी का समस्या है और ग्रीनरी के लिए वो पूरा आइडेंटिफाई करके रेजोल्यूशन पास करके सरकार को दीजिए और वही काम टेकअप करता है सरकार ने। उतना ग्राम सभा में पावर है बोल के हम समझा रहे हैं। आपके जो माँ सबरी छात्रावास हैं, कितने छात्रावास हैं आपके? अभी इसके पहले 15 थे, अभी इस साल 15 जोड़ रहे, यानी पूरे 30 लोग हो जाएंगे। ललितपुर जनपद में कितने? हाँ, ललितपुर जनपद में कितने? वहाँ पे एक। हाँ, ललितपुर जनपद में शुरुआत है। हाँ, पहला है ललितपुर जनपद में, पहली शुरुआत है। हाँ, तो इस तरह हॉस्टल मैंने अभी कहा ना 236 है
हॉस्टल्स। अच्छा अच्छा। तो इतने में कम से कम 6,000 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की मदद मिलती है इस काम में? इसमें डोनर्स यानी अपना प्रजा में हो या अपने सोच में जितने भी लोग हैं वो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सरकार से हम अब तक पैसा इतना दे दो बोल के, लेकिन CSR फंड्स हम लोग अवेल कर रहे हैं। CSR जितने भी कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नया प्रोजेक्ट लिए हैं, हमारे यहाँ 90,000 प्रोजेक्ट्स है थ्रू द कंट्री, 90,000। तो वो प्रोजेक्ट्स में वो लोग CSR फंडिंग करते हैं। आपको ये सोच कहाँ से मिली? आप जॉब में थे, अच्छे खासे थे और घर रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। फर्स्ट तो लेकिन आपकी सेवा भाव ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए कैसे होता है? एक तो मैं गांव से आया हूँ, मेरे पेरेंट्स फार्मर्स एग्रीकल्चरिस्ट है, और मैंने जब 10वीं पढ़ रहा था हमारे आदिलाबाद टाउन पे, हम जो रूम्स लेके रहते थे बाजू की सरस्वती शिशु मंदिर रहती थी। सरस्वती शिशु मंदिर में सुबह शाम में शाखा चलती थी, राणा प्रताप सिंह शाखा बोल के। तो चलो हम भी जाके ज्वाइन हुए, उस तरह जुड़े और अब तक काम कर रहे हैं। एक दूसरा एज ए जनजाति के नाते मैं गोंड कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र में गोंड, इवन उड़ीसा में भी गोंड जाती है। और जितने 12 करोड़ है जनजाति हमारे देश में, 12 करोड़ से 60% भील, गोंड और मुंडा जाति के 60% है, बाकी के छोटे छोटे। तो जब 12 करोड़ जनजाति इस देश में रहने से, और किसी ने शायद इस्लाम से हो या नहीं तो क्रिश्चियनिटी लोग उनके पीछे लड़े और उनका धर्मांतर करे, तो देश के लिए बहुत खतरा होता है। क्योंकि जितने भी जनजाति हैं पूरे अदर कंट्री से बॉर्डर ज़िलों में, और वो लोग एक तरह खतरा भी हो सकता है देश का सिक्योरिटी के लिए। तो उस तरह 90% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। जितने भी जनजाति के गांव में रहते हैं ना, 90% खेती करते हैं, खेती करते हैं। और खेती करने के लिए आजकल तो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड भी होते हैं। तो अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो उसमें किसी ने जनजाति लोग 2005 से पहले कुछ खेती कर रहे जंगल का ज़मीन, तो उसको पट्टा देना चाहिए। लेकिन किसी को मालूम नहीं है, तो मैं बचपन से खेती कर रहा हूँ, अभी मेरा ही है, लेकिन सरकार ने पट्टा देना चाहिए ना। हाँ, तो वो राइट फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके नीचे 2005 के पहले किसी ने खेती कर रहा है तो उनको पट्टा मिलना चाहिए। तो पट्टा ना मिलने से कभी कभी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको हरास कर दे, नहीं तो केसेस बुक करते हैं। हाँ, तो वो लाइन पे भी हम काम कर रहे हैं। अब इसके पहले बताया जैसा पीसा है, उसके अनुसार भी गांव की जितनी लकड़ी काट के भी अपना काम चलाते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं तानाशाही करता हूँ। ऐसे गरीब लोगों पर भी, माफियाओं पर तो कुछ नहीं करता इन लोगों। हाँ, हालांकि वो लकड़ी कटवाता या काटता वो गरीबी की वजह से। तो बाहर के शहर के लोग क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिला हो रखे इसको मजदूरी लगा के कटवाते। केस हुआ तो ये जनजाति ने काटा, उसके ऊपर केस बनाओ। लेकिन किसने कटवाया उसके बारे में इंक्वायरी नहीं होता, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनसे मिला हुआ रहता है। तो वो जो गरीबी का फ़ायदा उठा के उनसे कटवाते। लेकिन अब जनजाति क्षेत्र में जाओ, पूरे जंगल होता है, लेकिन घर का दरवाज़ा टूटा फूटा रहता है। अगर से उन्होंने चाहे तो लकड़ी तोड़ के अच्छा दरवाज़ा भी बना सकता है, लेकिन नहीं बना रहा, क्योंकि उसको ये जंगल से परंपरा से जुड़ा हो रहता है। उनके कहीं सुबह उठा तो जंगल में तो होता है। हाँ, और जंगल का पूजा करते हैं, और जितने भी झाड़ा हो या जानवर हो तो एक भगवान के रूप में देखते हैं। हर्षचंद झा जी, आप भी लगे हुए हैं जी, क्या सोचते हैं, क्या सोच रखा है इस संस्था के लिए? नहीं, संस्था के लिए तो तन मन धन ही देने के, जितने हम लोग यहाँ जुड़े हैं सारे, हमारे मैडम जी हैं, हमारे सभी सहपाठी हैं, सभी का यही प्रयास है जो वंचित हैं और असहाय हैं वनवासी, उन बच्चों को हम यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका सांस्कृतिक विकास, बौद्धिक विकास और स्वास्थ्यिक विकास जितना ज़्यादा कर सकें, उसके लिए हम सभी का प्रयास है। और उसके लिए जैसे अभी चर्चा चली थी, आपने बताया था कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट का फ़ंड आता है, तो गवर्नमेंट का फ़ंड हम लोग के लिए नहीं आता है, लेकिन देने वाले इतने हैं, बस मांगने वालों की कमी है। हमारी मैडम में लगातार, अभी तो 15 बच्चे थे, अब तो आप 30 बच्चे होने वाले हैं। 30 बच्चों की रसोई की इंतज़ाम हमारी मैडम अन्नपूर्णा बन के दे रही हैं। अन्नपूर्णा कैसा लग रहा है? अच्छा था, सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं यहाँ पर जी। ये लग रहा है कि अगर आपको ये लोग नहीं मिलते तो शायद इतनी अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते जी। नहीं, क्योंकि इतनी परिवार की शायद इतनी अच्छी क्षमताएं नहीं होती हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। बड़े होकर क्या बनना चाहते?
IPS बनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बनेंगे आप, बिल्कुल बनेंगे, हमारी भी पूरी शुभकामनाएं। चलिए अन्नपूर्णा जी, आपका नाम ही है अंजना जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जिनका नाम ही अन्नपूर्णा जी रख दिया है। कैसा लग रहा है? सबरी आश्रम, सबरी नाम भी ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं सबरी के पद चिन्हों पे चल रहा है, बस सबरी के पद चिन्हों पे, बस सबरी के पद चिन्हों पे चल रहा है। जितना सहयोग हो रहा, जो भी माँ सबरी के आशीर्वाद से, तो बच्चों को दे रहे हैं, बस जितना और होगा आगे देखेंगे, जो जैसी प्रभु की इच्छा होगी। चलिए बहुत पुनीत कार्य। परिहर साहब, आप भी शुरू से लगे हुए हैं और हम देखते आ रहे हैं कि आप लगातार लगे हुए हैं, और हम इस संबंध में आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। आपको ये सोच कहाँ से आई? आप भी जुड़े हैं तो कहाँ से सोच मिली? सोच तो मेरी उम्र ने लाई कि 73 हो चुका हूँ, तो जैसे एक बालक एग्ज़ाम देता है जब, और 3 ही प्रश्न कर पाता, 2 रह जाते हैं, वैसे ही हमारे एज का बहुत सारा हिस्सा इधर उधर के कामों में, परिवार के कामों में गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी क्षण बचे हैं वो सारा समय जो है इन जो बच्चे जो है या आदिवासी भाई हमारे जो हैं उनके प्रति, क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा इस समय वर्तमान में शिक्षा में और उसमें इनके ही लिए जो है ज़रूरत है काम करने की। वास्तविकता यह है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार और प्रकृति से जुड़े थे, लेकिन हमारी व्यवस्था ने उनको उनके पढ़े लिखे न होने के कारण कहिए या रिकॉर्ड्स न रखने के कारण कहिए, आज वो ज़मीन भी नहीं उनके पास। जंगल में जिस तरह से प्रकृति के पूजा करते थे, प्रकृति के साथ रहते थे, उसी तरह से वो रहते रहे, और उसका खामियाजा ये हुआ कि आज वो सबसे कमज़ोर हो गए। तो इसलिए चाह रहे हैं सबसे कमज़ोरों को आज आगे बढ़ा रहे हैं आप। इससे बड़ा पुनीत काम नहीं है कोई। ये हमारा प्रयास है उनके प्रति सेवा करके उनको। जहाँ तक सरकार की नज़र नहीं पहुँच रही, वहाँ तक आपकी नज़र पहुँच रही है। नहीं, ये नहीं मानते? नहीं, हम लोग अपना प्रयास जो कुछ उनके प्रति संभव होगा उसको कर रहे हैं पूरा। चलिए, सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। चलिए युवाओं से पूछेंगे, आप भी लगातार लगे हुए हैं, 2 शब्दों में बताइए, क्योंकि आप भी काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। कपिल जी पत्रकार भी है जी, और बहुत बहुत स्वागत है, और इस पुरस्कार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम लोग लगातार जनजाति समूह जो हमारे क्षेत्र में चल रहा है, जितने भी जनजाति बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न रूप में उत्थान के लिए, खासकर उनके रहने और खाने की व्यवस्था उनके पास नहीं रहती है। जब तक आदमी के पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक वो अपना पढ़ाई और अन्य कामों में अपना विकास नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रयास है, हमारी समिति का जो प्रयास है, वो उनका है कि उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था छात्रावास में, उनकी दिनचर्या बहुत बेहतर हो, दिनचर्या बहुत बेहतरीन हो, और जो संस्कार हमारे भारत देश की जो संस्कार हैं, बच्चे संस्कारवान बने, यही हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए धन्यवाद। चलिए, यहाँ माँ सबरी छात्रावास में जिस तरह से आज हमने जो एक्सक्लूसिव आपको खबर दिखा रहे हैं, और वाकई में हमने लोगों के भाव लिए, यहाँ पर जो श्रद्धा भाव है, वाकई में परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ार, मतलब ये चौपाइयाँ वाकई में जो हैं रामायण में, और सबरी नाम है, तो वाकई में सेवा भाव जो आज देखने को मिला, ऐसा शायद इस दुनिया में अगर आने का सही मकसद है, क्योंकि इंसान आता है और चला जाता है, आता है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो यहाँ आकर जाने पर कुछ छोड़ जाए, शायद वही ही इस ज़िंदगी की सार्थकता है। वो ये सिद्ध कर रहे हैं। हम भी इनको सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं इनके कार्य को देख, और हम भी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप भी जुड़िए इस पुनीत काम में और इसका हिस्सा बनिए। वाकई में इससे कोई पुनीत काम नहीं है, और जो बच्चे बनेंगे वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निश्चित करेंगे। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।